फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को शुरू हुए 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है। अब गज़ा की हालत किसी जहन्नम से कम नहीं है। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गज़ा पर मुकम्मल ब्लॉकेज लगाया हुआ है। वहाँ खाना, अदवायात की सप्लाई, पानी, बिजली सब बंद है। इसराइल ने लगातार उन पर बमबारी जारी की हुई है। इसराइल की जानिब से अब गज़ा की हालत बहुत खौफनाक हो चुकी है। हनन वॉइस पर आप सबको वेलकम करती हूँ और नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। गज़ा में तमाम तर बिल्डिंग को इसराइल ने टारगेट करके गिरा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6,800 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। हज़ारों मलबे में अभी भी मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं और जो बच गए हैं वो हस्पतालों और स्कूलों में पनाहगाह लिए हुए हैं। लेकिन 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशन शेल्टर्स में भी पानी ख़त्म होना शुरू हो गया था। यूनाइटेड नेशन की UNRWA एजेंसी ने 15 अक्टूबर को कहा कि यहाँ गज़ा में एक अनप्रिटेंडेड ह्यूमन क्लस्टर देखने को आ रही है। महमूद मतार गज़ा में काम करने वाला एक सर्जन, जिसने BBC को बताया कि अस्पताल पूरे तरीके से ओवर हो चुके हैं। मज़ीद पेशेंट्स की गुंजाइश नहीं है। पानी, बिजली, खुराक, अदवियात कुछ भी नहीं है और अस्पतालों का नेटवर्क कनेक्शन भी ख़त्म हो चुका है। गज़ा में नासिर अस्पताल में काम करने वाले एक और डॉक्टर ने बताया कि फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। 60 मरीज़ हैं जो डायलिसिस पर, 35 मरीज़ हैं जो ICU में, जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है। फ्यूल ख़त्म हो गया तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ एक अस्पताल की हालत नहीं है, बल्कि तमाम तर अस्पतालों की कंडीशन सेम ऐसी ही है। 17 अक्टूबर को हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि ये एक ऑन्कोलॉजी अस्पताल है। गज़ा में 48 घंटों में मुकम्मल शटडाउन हो जाएगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो सारे कैंसर के मरीज़ नहीं बच पाएंगे। गज़ा के नक्शे को देखा जाए तो ये बहुत ही छोटी सी एक जगह है, सिर्फ और सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इस को न्यूयॉर्क सिटी से मुआवजा करें तो अंदाज़ा होगा ये किस कदर छोटी जगह है। इस छोटी सी जगह में 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जगह में शामिल है। जंग के शुरुआत से पहले भी वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ रहने वाले लोग मुसलसल इसराइल के अंडर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और इसराइल की इजाज़त के बगैर ये लोग कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। और इन 23 लाख में से आधी पॉपुलेशन बच्चों की है। तकरीबन 11 लाख से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं वहाँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी लोग इस जंग में मारे गए हैं, इनमें से 60% औरतें और बच्चे ही हैं। गज़ा के हालात जंग से पहले भी ऐसे ही थे, क्योंकि इसराइल का जुल्म और सितम इन पर ऐसे ही कायम था और इनको ओपन एयर पॉइजन कहकर पुकारा जाता था। ये जगह बिल्कुल किसी जेल से कम ना थी। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था और फिर ये जंग शुरू हो गई और इसराइल लगातार वहाँ हमले कर रहा है और गज़ा पर मुकम्मल ब्लॉकेज लगा दिया है, जिसमें ना सिर्फ हमास के लोग मर रहे हैं बल्कि फ़लस्तीन के शहरी भी मारे जा रहे हैं। यानी कि पूरा गज़ा बिल्कुल तबाह हो चुका है। इसराइल वो मुल्क है जिसने फ़लस्तीन से पनाह मांगी थी और वहाँ रुकने के लिए। जब हिटलर की जानिब से यहूदियों को निकाल दिया गया था तो फ़लस्तीनी लोगों ने इनको पनाह दी थी और वहाँ पनाह लेकर वहाँ के लोगों और उनकी ज़मीनों पर इसराइल पूरी तरह काबिज़ हो गए और अब इन पर ब्लॉकेज लगाकर मज़ीद जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, जो कि इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि हम वहाँ गज़ा में मौजूद होते और हमारे साथ ये सब हो रहा होता तो हम पर क्या गुजरती कि घर में बिजली, पानी, अदवायात नहीं, नेटवर्क कनेक्शन ख़त्म हो गया, खाने की कहीं से आने की उम्मीद भी नहीं। और इसराइल की जानिब से अचानक गज़ा की फ़ज़ा में पम्फलेट बरसने लगे, जिसमें वार्निंग मौजूद थी कि 48 घंटों में गज़ा को खाली कर दो, क्योंकि हमने इतनी तबाही मचानी है जिसका वजूद पहले इस दुनिया में कभी मौजूद ना था। नॉर्थ वाले साउथ में चले जाओ। अंदाजे के मुताबिक 11 लाख लोग नॉर्थन गज़ा में रहते हैं और इसराइल से वार्निंग आई, सब अपना घर बार छोड़कर साउथ की तरफ चले जाओ। नॉर्थन गज़ा के शेल्टर्स भी सेफ नहीं रहे। स्कूल, अस्पताल, किसी भी जगह को किसी भी वक्त टारगेट किया जा सकता है। इसराइल की तरफ से UNRWA ने पॉइंट आउट किया, बहुत सी औरतें, प्रेग्नेंट, बच्चे, बूढ़े जो कि बिल्कुल भी नहीं जा सकते, वो क्या करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल के ऑर्डर को स्ट्रॉन्गली कंडेम किया।
22 अस्पतालों में नॉर्थन गजा में हैं, जिनमें 2000 से ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं। इन मरीज़ों को कैसे शिफ्ट किया जाएगा? लेकिन फिर भी इसराइल की मिलिट्री के कहने पर तकरीबन 6 लाख गज़न लोग नॉर्थन एरिया से हिजरत करके साउथर्न में चले गए। 5 लाख लोगों ने हिजरत नहीं की। लेकिन क्या साउथ में जाने से लोग बमबारी से बच जाएंगे? क्योंकि साउथर्न में रहने वाले लोग भी महफूज नहीं थे। खान यूनिस गजा में मौजूद एक शहर है साउथर्न पर, वहाँ भी बहुत हमले किए गए। BBC के एक न्यूज़ रिपोर्टर ने इस हमले को कंफर्म भी किया। रफा क्रॉसिंग के पास एक बिल्डिंग को बुरी तरह से तबाह हुई। रिपोर्टर के मुताबिक रफा क्रॉसिंग एरिया के पास इसराइल ने तकरीबन 3 दफ़ा हमला किया। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इजिप्ट और गजा के दरमियान क्रॉसिंग है। क्योंकि गजा महफूज नहीं है तो लोग गजा से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ समंदर है जहाँ नहीं जा सकते और दूसरी तरफ इसराइल है, वहाँ भी नहीं जा सकते और भागने की बस एक ही जगह है इजिप्ट, लेकिन वहाँ भी एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग मौजूद है, रफा बॉर्डर। सोचें अगर हम ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? बमबारी से बचने के लिए गजा छोड़कर कैसे भाग सकते थे? वहाँ के लोगों ने भागने की कोशिश की, इजिप्ट बॉर्डर पर इकट्ठे हुए, लेकिन इजिप्ट बॉर्डर खोलने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इस जंग को मज़ीद बढ़ाने की उम्मीद है क्योंकि इसराइल लबनान में भी क्लैशेस चल रहे हैं। अरब ममालिक का कहना है कि ये फ़लस्तीन को अपनी जगह है, इसराइल को इनकी ज़मीन से नहीं निकाल सकते। इसराइल के नॉर्थ में है लबनान, जहाँ पर हिज़्बुल्लाह मिलिट्री ग्रुप ऑपरेट करता है। हमास की तरह हिज़्बुल्लाह को भी ईरान की तरफ से बैकअप किया जाता है। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है 2006 में, जो कि पूरे 1 महीने तक जारी रही थी। अब फिर पिछले चंद दिनों में हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान रॉकेट फायर देखने को मिली। 16 अक्टूबर को एक एंटी टैंक मिसाइल फायर किया गया था लबनान से, जो कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के इसराइल के एक टाउन में गिरा, जिसमें से 3 लोग ज़ख्मी हुए थे और इसराइल ने अपने शहरियों को ऑर्डर दिए हैं कि वो लबनान के पास के बॉर्डर से हट जाएं। हिज़्बुल्लाह क्योंकि हमास से कई ज़्यादा ख़तरनाक और ताकतवर भी है। इनके पास लाखों रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं जो कि जब चाहें इसराइल पर हमला कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से ईरान भी है। इसराइल को वार्निंग दी है कि अगर इसराइल ज़मीनी हमले कोशिश करेगा गजा पर, यानी कि अपनी मिलिट्री को गजा के अंदर हमला के लिए भेजेगा, तो इससे हर तरह से हमला किए जाएंगे। ये बात अभी भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि हमास 5000 से ज़्यादा रॉकेट को कैसे इकट्ठा कर सका अपने इलाके में, क्योंकि वो तो हर तरह से इसराइल पर भी इंसार करता था। तो कैसे इसराइल को इसकी खबर भी नहीं हो सकी? जैसे कि इजिप्ट ने कुछ टाइम पहले इसराइल को वार्न किया था कि एक हमला होने वाला है उन पर, जहां तक कि अमेरिका को भी इस बात की खबर थी और अमेरिका ने भी वार्निंग दी थी इसराइल को। 28 सितंबर का एक अपडेट थी मल्टीपल टीम ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से कि हमास रॉकेट्स हमला कर सकता है। 6 अक्टूबर को अटैक से एक दिन पहले अमेरिकी ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट्स जारी की थी। हमास की तरफ से अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिल रही हैं, हमला किसी भी वक्त हो सकता है। वाशिंगटन DC में मौजूद एक मिडल ईस्ट डिप्लोमेट ने CNN को बताया कि कैसे उनकी गवर्नमेंट रिपोर्टेडली वार्न कर रही थी व्हाइट हाउस और इंटेलिजेंट US ऑफिसर्स को कि हमास में हथियार का एक बिल्डअप देखने को मिल रहा है। उन्होंने मुताबिक ये हथियार गजा में इतने ज़्यादा हैं कि ये बियॉन्ड एंड बॉडीज इमेजिनेशंस है। तो जाहिर है कि क्या इसराइल की गवर्नमेंट को इस हमले की खबर पहले से ही भी नहीं हुई थी? उन्होंने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? इसराइल की अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही हैं पिछले कुछ सालों से। इसराइल की पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल देखी गई है। बहुत ज़्यादा इलेक्शंस हुए हैं और इनके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर फ्रॉड का मुकदमा हुआ है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और 3 अलग अलग स्कैंडल्स में रिश्वत देने का मुकदमा हुआ है। इल्ज़ाम ये है कि बड़े बड़े बिलियनियर्स ने इनको पैसे दिए हैं। वो इस सब से इनकार करते हैं, लेकिन करप्शन ट्रायल जारी हैं। नेतन्याहू के खिलाफ केस में 1000, 2000 और 4000 केसेस ये ट्रायल्स पेंडिंग में हैं। नेतन्याहू पर जुडिशरी में अदला बदली के इल्ज़ामात भी हैं। इस प्रोसेस को मुकम्मल बदलने की कोशिश की है कि कैसे जजेस की सिलेक्शन होती है। इसराइल की आवाम इस सब वाक़े के बाद एहतजाज के लिए सड़कों पर आ गई थी और भरपूर प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था। कुछ वक्त पहले जब ये जंग शुरू हुई है, नेतन्याहू ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है। अगर ये जंग नहीं होती तो इनके खिलाफ करप्शन ट्रायल्स चलता, फिर जाहिर है इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने दिया जाता था।
اس دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیتنیاہو نے خود حماس گروپ کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔